जब वो अकेले होते हैं, खास तौर पर रात के सन्नाटे में, तो एक अजीब सा खालीपन उन्हें घेर लेता है। उन्हें महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो कम है, और यही खालीपन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके बुढ़ापे को एक बोझ बना देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान सफलता की चोटी पर पहुंचकर भी अकेला महसूस करता है? इस गहरे सवाल का जवाब और इस समस्या का समाधान आज की इस अद्भुत कथा में छिपा है। ये कथा हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी रात की छोटी छोटी आदतें हमारे आने वाले कल को आकार देती है। ये कहानी है गंगापुरी के उस अमीर लड़के रोहन की, जिसके पास दौलत के अंबार थे, नौकर चाकरों की फौज थी, दुनिया की हर सुविधा उसके एक इशारे पर हाजिर थी। पर उसकी रातों का सच कुछ और ही था। वो रात के अंधेरे में एक ऐसी दुनिया में खो जाता था जो उसे धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रही थी। और फिर कैसे एक रात उसके बगीचे में आई एक छोटी सी चिड़िया ने उसे जीवन के उन 4 नियमों से परिचित कराया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस कहानी को अधूरा छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। जब आप किसी कथा को सुनना आरंभ करते हैं तो उसे पूरा अवश्य सुने, तभी आपको उसका पूरा फल मिलता है। इसलिए इस कहानी के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। क्या पता कौन सा शब्द आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे सीताराम पद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। तो चलिए ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। गंगापुरी एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनी आसमान में टिमटिमाते सितारों को भी शर्मिंदा कर देती थी। सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियां और हर तरफ फैली चकाचौंध इस शहर की पहचान थी। इसी गंगापुरी शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान हवेली थी, जिसका नाम था शांति विला। लेकिन उस घर के नाम और उसके माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। बाहर से देखने पर वो घर किसी राजमहल से कम नहीं लगता था, लेकिन उसके भीतर रहने वालों के दिलों में शांति का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। इसी हवेली का इकलौता वारिस था रोहन, कोई 27-28 साल का नौजवान, जिसके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून श्री विक्रम खन्ना थे। रोहन के पास वो सब कुछ था जिसका एक आम इंसान सिर्फ सपना देख सकता है। उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया था। उसके एक हुक्म पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। दुनिया के बेहतरीन कपड़े, सबसे महंगी गाड़ियां और बैंक में इतना पैसा कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। लेकिन इस सारी दौलत और शोहरत के बावजूद रोहन की दुनिया बहुत छोटी और अकेली थी। रोहन बेहद शर्मीला और कम बोलने वाला लड़का था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को सिर्फ काम में व्यस्त देखा था। पिता सुबह की फ्लाइट से जाते तो देर रात की फ्लाइट से लौटते, और माँ अपनी हाई प्रोफाइल सोशल लाइफ और किटी पार्टीज में इतनी उलझी रहती थी कि उन्हें कभी ये जानने की फुर्सत ही नहीं मिली कि उनका बेटा असल में कैसा महसूस करता है। रोहन को अच्छे से अच्छे खिलौने और गैजेट्स तो मिले, लेकिन उसे माता पिता का वो वक्त नहीं मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। धीरे धीरे वो अपनी ही एक दुनिया में सिमटता चला गया, जहां वो था और उसकी तन्हाई थी। लोगों से बात करने में उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। किसी पार्टी या फंक्शन में जाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो हमेशा लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करता, कोने में खड़ा रहता और बस इस इंतजार में रहता कि कब ये सब खत्म हो और वो वापस अपने कमरे की चारदीवारी में लौट जाए। उसकी ये हालत देखकर उसके पिता अक्सर उस पर गुस्सा होते। वो कहते, तुम मेरे बेटे हो, एक खन्ना हो, तुम्हें दुनिया को फेस करना सीखना होगा। ऐसे डरपोक बनकर कैसे बिजनेस संभालोगे? लेकिन वो कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते थे कि रोहन की समस्या डरपोकी नहीं, बल्कि वो अकेलापन था जो बचपन से उसके भीतर घर कर गया था। दिन में तो जैसे तैसे उसका वक्त कट जाता था। वो ऑफिस जाता, अपने केबिन में बैठकर फाइलों में सिर खपाए रहता
ताकि किसी से बात ना करनी पड़े। लेकिन असली इम्तिहान तो रात में शुरू होता था। जब सूरज ढल जाता और शांति विला का हर कोना सन्नाटे में डूब जाता, तब रोहन का अकेलापन एक दैत्य की तरह उस पर हावी हो जाता था। उसका कमरा किसी 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा था। बड़ा सा किंग साइज बेड, सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन, दुनिया के हर कोने से लाई गई कीमती चीजें। लेकिन ये सब बेजान चीजें उसके मन के खालीपन को भर नहीं पाती थी। जैसे ही रात होती, वो अपने कमरे में बंद हो जाता और फिर शुरू होता था उसकी रातों का वो सिलसिला, जो उसे धीरे धीरे एक गहरी खाई की ओर धकेल रहा था। वो घंटों तक बिना किसी मतलब के इंटरनेट पर कुछ न कुछ देखता रहता। कभी सोशल मीडिया पर उन लोगों की तस्वीरें देखता जो अपनी जिंदगी में कितने खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठती। वो सोचता कि इन सब के पास दोस्त है, परिवार है, हसीन जाग है, और मेरे पास इस दौलत के सिवा कुछ भी नहीं है। वो खुद की तुलना उनसे करता और ज्यादा दुखी हो जाता। कभी वो देर रात तक फिल्में या वेब सीरीज देखता, एक के बाद एक, बस इसलिए ताकि उसका दिमाग खाली न रहे, ताकि उसे अपनी तन्हाई का एहसास न हो। वो सुबह के 3-4 बजे तक जागता रहता और जब आंखें बोझल हो जाती तब जाकर सोता। खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। रात में जब भी भूख लगती, वो किचन में जाकर फ्रिज में जो कुछ भी पड़ा होता, जैसे ठंडा पिज्जा, बची हुई आइसक्रीम या कोई भी जंक फूड, खा लेता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये सब उसकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। उसे तो बस अपने पेट की नहीं, बल्कि अपने मन की उस भूख को मिटाना होता था, जो असल में अपनेपन और प्यार की भूखी थी। उसने अपने मन में ही एक दुनिया बना ली थी, जहां वो लोगों से बात करने की कल्पना करता। वो मन ही मन सोचता कि अगर वो किसी पार्टी में जाएगा तो लोगों से क्या कहेगा, कैसे अपनी बात रखेगा। लेकिन हकीकत में जब उसका सामना लोगों से होता तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। वो बस खामोश खड़ा रहता और लोग उसे घमंडी और नकचढ़ा समझकर उससे दूर हो जाते। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस खामोशी के पीछे एक लड़के का अकेलापन और उसका दर्द छिपा है। धीरे धीरे इन रातों की आदतों का असर उसकी सेहत और उसके स्वभाव पर दिखने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। चेहरे पर वो ताजगी और रौनक नहीं थी जो इस उम्र के नौजवानों में होती है। वो हर वक्त थकाथका और चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लगता। छोटी छोटी बातों पर वो कर्मचारियों पर चिल्ला देता। जो लोग पहले उसे शर्मीला समझते थे, अब उसे गुस्सैल और बदमिजाज समझने लगे थे। एक दिन उसके पिता विक्रम खन्ना ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो किसी बड़ी डील को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने रोहन को कुछ फाइलें दिखाते हुए कहा, रोहन, ये हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मिस्टर शर्मा की कंपनी के साथ हमारी एक ज्वाइंट वेंचर की बात चल रही है। आज शाम को डिनर पर वो अपनी बेटी के साथ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां रहो। मिस्टर शर्मा अपनी बेटी रिया के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में है और मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। रिया बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वो तुम्हें संभालेगी और बिजनेस में भी तुम्हारा हाथ बंटाएगी। ये सुनते ही रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसी अनजान लड़की से मिलना, उससे बात करना, ये ख्याल ही उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विक्रम खन्ना का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाए, कब तक ये बहाने बनाते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूं? सारी जिंदगी चलती ट्रेन में खून हुआ है और यहाँ पे किसी ने ना देखा कुछ ना सुना। खूनी आप में से ही कोई है? ये लाश ट्रेन में काटी ही नहीं गई है। तो फिर खूनी आया कहाँ से? दाल में बहुत कुछ काला है। ऐसे ही एक कमरे में बंद होकर गुजार दोगे? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये कोई गुजारिश नहीं है, मेरा हुक्म है। शाम को तुम्हें डिनर पर आना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भारी मन से अपने केबिन में वापस आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शाम को क्या करेगा, कैसे उस लड़की से बात करेगा, वो क्या सोचेगी उसके बारे में। यही सब सोचते सोचते उसका सिर दर्द से फटने लगा। शाम हुई। शांति विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रोहन ने काले रंग का एक महंगा सूट पहना था, जिसमें वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मिस्टर शर्मा अपनी बेटी रिया के साथ आए। रिया वाकई बहुत खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। विक्रम खन्ना ने बड़े गर्व से रोहन का परिचय कराया। ये है मेरा बेटा रोहन। रिया ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो रोहन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रोहन का गला सूख गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से बोला, हेलो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही किसी ने सुनी हो। डिनर के दौरान सब लोग बातें कर रहे थे, बिजनेस की, पॉलिटिक्स की, दुनिया जहान की, लेकिन रोहन चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। रिया ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, रोहन, आपको क्या करना पसंद है? मेरा मतलब है हॉबीज। रोहन ने बिना नजर उठाए बस इतना कहा, कुछ खास नहीं। रिया थोड़ी हैरान हुई, पर उसने फिर कोशिश की। मैंने सुना है आपको किताबों का शौक है। कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? रोहन ने फिर उसी रूखे अंदाज में जवाब दिया, सब तरह की। रिया को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे लगा कि रोहन शायद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, या फिर वो बहुत घमंडी है। डिनर के बाद जब मेहमान जाने लगे तो मिस्टर शर्मा ने विक्रम खन्ना से कहा, खन्ना साहब, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को शायद एक दूसरे से बात करने का और मौका मिलना चाहिए। उनकी बातों में एक झिझक थी, जिसे विक्रम खन्ना तुरंत समझ गए। मेहमानों के जाने के बाद विक्रम खन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो रोहन पर बुरी तरह बरसे। तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। क्या हो गया था तुम्हें? मुंह में जबान नहीं थी क्या? वो लड़की तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी और तुम एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरा बेटा होकर तुम इतने निकम्मे और डरपोक कैसे हो सकते हो। अपने पिता के कठोर शब्द रोहन के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस रात उसका दर्द और अकेलापन अपनी सारी हदें पार कर गया था। उसे पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस हुआ कि वो कितना अकेला है, कितना अधूरा है। पिता उसे समझते नहीं, मां के पास उसके लिए वक्त नहीं, और जिस लड़की से वो शायद एक रिश्ता बना सकता था, उसने भी उसे घमंडी समझ लिया होगा। वो अपने बिस्तर पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। वो बस एक बोझ है, अपनी और दूसरों की उम्मीदों का बोझ। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन ये नींद भी बेचैन थी। उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है। वो उसी आलीशान हवेली में अकेला बैठा है। घर में धूल जमी है, दीवारों पर जाले लगे हैं। कोई उससे बात करने वाला नहीं है। वो किसी को आवाज देता है, पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। वो चलने की कोशिश करता है, पर उसके घुटनों में इतना दर्द है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी उसे अपने जवानी के दिन याद आते हैं। वो रातें याद आती हैं जो उसने अकेलेपन और बेकार की चीजों में गवा दी थी। उसे पछतावा होता है कि काश उसने उस वक्त खुद को बदलने की कोशिश की होती। काश उसने लोगों से जुड़ने का प्रयास किया होता। और इसी पछतावे की आग में जलते हुए उसकी नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। सपने का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बुढ़ापे की वो तन्हाई और वो बेबसी, उसे सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि अगर आज उसने खुद को नहीं बदला तो उसका भविष्य भी ठीक वैसा ही होगा जैसा उसने सपने में देखा था। एक दर्दनाक और अकेला बुढ़ापा। उसका मन घबरा रहा था। उसे ताजी हवा की जरूरत महसूस हुई। वो अपने कमरे से निकलकर हवेली के पीछे बने बड़े से बगीचे में आ गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी।
बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे थोड़ा सुकून मिला। वो बगीचे के बीच में लगे एक संगमरमर के बेंच पर जाकर बैठ गया। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन रोहन के मन में घना अंधेरा छाया हुआ था। वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, अपने बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपनी तन्हाई के बारे में। वो सोच रहा था कि गलती कहाँ हुई, क्यों वो ऐसा बन गया, क्यों वो अपनी ही बनाई हुई एक अदृश्य जेल में कैद है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं इस जिंदगी से थक गया हूं। मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकालो। मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो सिसक रहा था। तभी उसे अपने पास से एक बहुत ही मीठी और साफ आवाज सुनाई दी। जब रास्ता खुद ही बंद कर रखा हो तो कोई और तुम्हें बाहर कैसे निकाल सकता है। रोहन ने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां तो कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, उसके दुखी मन की कोई उपज है। वो फिर से अपने ख्यालों में खो गया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी साफ। इंसान की सबसे बड़ी जेल उसके अपने विचार होते हैं, और उस जेल का ताला भी उसी के पास होता है, और चाबी भी। इस बार रोहन को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, और फिर उसकी नजर बेंच के पास लगे चमेली के पौधे पर पड़ी। उस पौधे की एक टहनी पर एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया ही उसे देख रही थी। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक चिड़िया बोल रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसे लगा कि शायद वो अभी भी सपना देख रहा है, या फिर दुख के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही चिड़िया फिर से बोली, हैरान मत हो। जब इंसान का दिल पूरी सच्चाई से पुकारता है तो प्रकृति को भी उसकी भाषा समझ आ जाती है, और कभी कभी उसे जवाब भी देना पड़ता है। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर ही आई हूं। रोहन की घबराहट अब आश्चर्य में बदल गई थी। वो उस नन्ही सी चिड़िया को देख रहा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और शांति थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो, और तुम मेरा दर्द कैसे जानती हो? चिड़िया ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और कहा, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम कौन हो और तुम क्या बन रहे हो। मैं तो बस एक संदेशवाहक हूं। मैं तुम्हें वो बताने आई हूं जो तुम शायद जानते हो पर मानना नहीं चाहते। क्या बताना चाहती हो तुम? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक दिखा सकती हूं। वो भविष्य जो तुम्हारी आज की रातों में बन रहा है। मैं तुम्हें उन 4 आदतों के बारे में बताऊंगी जो अगर तुमने नहीं छोड़ी तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक वैसा ही होगा जैसा तुमने अभी अभी अपने सपने में देखा है। दर्द, पछतावा और अकेलेपन से भरा हुआ। ये सुनकर रोहन सन्न रह गया। इस चिड़िया को उसके सपने के बारे में कैसे पता चला? उसे लगा कि ये कोई दैवीय संकेत है। भगवान ने शायद उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी मदद के लिए इस नन्ही सी जान को भेजा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे बताओ। मुझे वो सब जानना है। मैं बदलना चाहता हूं। मैं इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं अकेले मरना नहीं चाहता। चिड़िया की आवाज में एक गंभीरता आ गई। उसने कहा, बदलाव सिर्फ चाहने से नहीं आता। उसके लिए हिम्मत और मेहनत करनी पड़ती है। अपनी आरामदायक आदतों को छोड़ना पड़ता है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। रोहन ने पूरे निश्चय के साथ कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उस रात, उस चांदनी रात में, उस शांत बगीचे में, एक नन्ही सी चिड़िया ने एक अमीर लेकिन अकेले नौजवान को जीवन के वो गहरे रहस्य बताने शुरू किए जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलते। ये वो ज्ञान था जो सिर्फ अनुभव और प्रकृति की समझ से ही आ सकता था। चिड़िया ने जो कुछ भी बताया वो रोहन के दिल में उतरता चला गया। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार रहा था। चिड़िया ने उसे समझाया कि कैसे उसकी रातें उसके आने वाले कल का निर्माण कर रही थी।
उसने रोहन को वो 4 आदतें एक एक करके नहीं बताई, बल्कि उसने उसे एक कहानी सुनाई, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो रोहन की ही तरह था, और कैसे उन आदतों ने उसे बर्बाद कर दिया। चिड़िया चाहती थी कि रोहन सिर्फ ज्ञान न ले, बल्कि उस दर्द को महसूस करे, ताकि वो बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। उस रात के बाद रोहन की जिंदगी में एक क्रांति आ गई। वो पुराना, डरा हुआ और शर्मीला रोहन नहीं था। चिड़िया के शब्दों ने उसके अंदर एक नई चेतना जगा दी थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत उसे अपनी रातों से करनी होगी। अगले दिन से ही उसने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। उसने रात को देर तक जागना बंद कर दिया